उत्तराखंड के लिए औद्योगिक निवेश जुटाने चेन्नई पहुंचे मुख्यमंत्री। पार्थ सारथी मंदिर में की पूजा। उद्योगपतियों को निवेश के लिए किया आमंत्रित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे उत्तराखंड। आज गंगोत्री धाम के किए दर्शन। कल बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के करेंगे दर्शन। राज्य सूचना आयोग का बड़ा फैसला। अब उत्तराखंड में मस्जिद, दरगाह और मदरसों को भी देनी होगी इनकम और संपत्तियों की सारी जानकारी। आरटीआई के दायरे में आया वक्फ बोर्ड। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का जॉलीग्रांट अस्पताल में चल रहा इलाज। डॉक्टर ने पूर्व मुख्यमंत्री को दी आराम की सलाह। सड़क हादसे में घायल हुए थे हरीश रावत। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो चलिए करते हैं शुरुआत खबरों की। चलिए खबर आपको सबसे पहले देहरादून से बता दें, जहां देहरादून में कला को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से विरासत मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भारतीय लोक कलाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कलाओं का संगम भी रहेगा। इसको लेकर रीच की ओर से प्रेस वार्ता की गई, जिसमें महोत्सव को लेकर जानकारियां दी गई। महोत्सव 27 अक्टूबर से डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेडियम में शुरू होगा, जो कि 10 नवंबर तक चलेगा। वहीं कारीगर और शिल्पकार मंच के माध्यम से अपनी लोक और शास्त्रीय कला का प्रदर्शन इसमें करेंगे। इसको नेशनल इसमें भी इसको डालें, ताकि और लोग कर रहे हैं कि जहाँ जैसे रशा का ग्रुप आ रहा है तो रशा में भी निकले, ये साउथ अफ्रीका में आ रहा है। इससे क्या होगा, उत्तराखंड की ब्रांडिंग हो रही है ना, देहरादून की उत्तराखंड की ब्रांडिंग हो रही है रशा। कल को सोचेगा करें वहां पे कुछ ऐसी चीज है, लेकिन इसको देवभूमि बनाए रखे हम तो राक्षसों की दृष्टि इस पे पड़ेगी। इसीलिए अर्थ कॉन्सेप्ट ऑफ द रिकॉर्ड में कहा, देवत्व को बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी। बाबा बुल्ले शाह का 35वां सालाना उर्स धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर बाबा बुल्ले शाह की मजार पर श्रद्धालुओं ने चादर चढ़ाई और मन्नतें मांगी। आपको बता दें कि जलालाबाद से आए कव्वालियों ने प्रस्तुतियां भी दी। इस मौके पर कव्वाल सरफराज अनवर ने कहा कि यहां पर सभी धर्मों के लोग आए हैं, यह सभी धर्म की एकता का प्रतीक है। वहीं इस मौके पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। आज हमें बड़ी खुशी महसूस हुई। मसूरी उत्तराखंड में हज़रत बुल्ले शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में आकर बहुत खुशी हुई। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ मुसलमान लोग अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आए हुए हैं, वहीं पर हमारे हिंदू भाई भी कंधे से कंधा लगाए बैठे हुए हैं और इन दरबारों में मोहब्बत प्रेम का पैगाम जारी व सारी है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक यह स्थान, यहाँ पर अनेक धर्मों के लोग आते हैं और ईश्वर यानी खुदा उनकी नेक दिली तमन्ना जायज़ मुरादें पूरी फरमाता है। आज बाबा बुल्ले शाह का 35वां उर्स बाबा बुल्ले शाह की मज़ार पे, जो कि बालासर मसूरी में वहाँ पे मनाया जा रहा है, बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। सभी धर्म के लोग बहुत ही उत्साह से आज इस उत्साह में आए, इस उर्स में आए। हर साल आते हैं और सिर्फ मसूरी से ही नहीं, पंजाब से, दिल्ली से, हरियाणा तक के लोग आज यहाँ आते हैं। भंडारे का आयोजन किया गया समिति द्वारा और अन्य कई परिवारजन कव्वाली का आयोजन किया जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि बाबा का आशीर्वाद हम सब पर, मसूरी वासियों पर, पूरे देशवासियों पर, विश्ववासियों पर बना रहे और अमन शांति बरकरार रहे। तो हरिद्वार में पुलिस ने हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले पर कानूनी कार्रवाई की। आपको बता दें कि बीती रात हर की पौड़ी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति ने धर्म विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद नगर कोतवाली पुलिस ने हर की पौड़ी पर भीख मांगने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस मामले में जांच की है। पुलिस फिलहाल आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। में एक वीडियो आया था जिसमें एक व्यक्ति विशेष द्वारा एक धार्मिक भावना को आहत करने के लिए एक वीडियो जारी किया गया था, जिसमें उसको एक समुदाय विशेष का बताया गया था। पुलिस ने इसे तत्काल संज्ञान में लिया और कोतवाली नगर क्षेत्र में एक अभियोग 505 में कायम किया गया,
जो व्यक्ति इसमें इस वीडियो में बोल रहा था उसकी पहचान पुलिस के द्वारा तत्काल की गई थी और उसके जब पूछताछ की गई तो उसका नाम दिलीप बघेल आगरा का ये रहने वाला है। उसकी पहचान के बाद उसके द्वारा जब अपने कन्फेशन में ये बताया गया कि कुछ एक दो लोगों को उसके संपर्क करके कुछ नशीला पदार्थ पिला के और इस तरीके से बोलने के लिए उसे प्रोत्साहित किया गया था। और ये जो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये कृत्य किया गया है उसके पुलिस उनके तलाश कर रही है और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो इसमें की जाए। कोटद्वार बचाओ संघर्ष समिति ने निगम द्वारा कार्यों की अनदेखी के विरोध में निगम की तालाबंदी करने का ऐलान किया था। इसको लेकर जिलाधिकारी ने अपर जिला मजिस्ट्रेट को कोटद्वार भेजा। बातचीत में समिति द्वारा रखी मांगों को जल्द पूरा करने का भरोसा दिलाया गया। आपको बता दें कि कोटद्वार में आवारा पशुओं के घूमने, निगम द्वारा पार्किंग शुल्क वसूलने जैसी कई समस्याओं को लेकर कोटद्वार बचाओ संघर्ष समिति ने निगम की तालाबंदी करने का ऐलान किया था। पौड़ी गढ़वाल कोटद्वार बचाओ संघर्ष समिति की मांगों पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने अपर जिला मजिस्ट्रेट को कोटद्वार भी भेजा। तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का जोली ग्रांट हॉस्पिटल में लगातार इलाज जारी है। आपको बता दें कि बीते 24 अक्टूबर को हल्द्वानी से काशीपुर आते वक्त बाजपुर डिवाइडर से उनकी गाड़ी टकराने से उनका एक्सीडेंट हुआ था और उन्हें सीने में दर्द होने पर एहतियातन जोली ग्रांट हिमालयन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी मॉनिटरिंग कर रही है और अंदरूनी चोट की वजह से अभी कुछ दिन हरीश रावत डॉक्टरों की निगरानी में ही रहेंगे। हरीश रावत की हालत में मामूली सुधार है, लेकिन पसली में लगी चोट के कारण डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी है। ये मेन उसके कारण की वजह से हम न्यूरो विभाग में डॉक्टर दीपक सर के अंडर में हूँ। न्यूरोलॉजी के हिसाब से एज सच कोई प्रॉब्लम डरने की बात नहीं है। हम उनको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और खून पतला होने की गोली इनको चली रही है, वही हमारा भी उद्देश्य रहेगा कि पेशेंट को वो चलता रहे। सो शाम को एक बाजपुर में एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई थी जिसकी वजह से कुछ लोगों को चोटें हैं। हालांकि उस दिन अस्पताल में इनका इलाज नहीं किया गया, परंतु कल जब वो घर आ रहे थे तो उनको दर्द महसूस हुआ बदन में। उसके पश्चात सीधा 5:45 बजे हिमालयन हॉस्पिटल है। रात डॉक्टर की पूरी टीम ने इनका एग्जामिन किया, सीटी हुआ, आज MRI फिर हुआ, सीटी हुआ, इको हुआ और ओवरऑल जो रिब्स हैं दाहिनी तरफ के उनमें थोड़ा चोट है। डॉक्टरों का ये कहना है कि इनको 2-1 दिन उनको रेस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे एग्जामिन करेंगे और उसके बाद इनको छुट्टी दी जाएगी। दूसरा पसली शायद 1-2 डैमेज हुई है, तो उसकी वजह से नॉर्मल खांसने में स्टूल पास करने उनमें दिक्कत हो रही है, लेकिन अब वो तो रहेगी। इतना ऐसा एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें इस तरीके की तकलीफें स्वाभाविक है, मगर डॉक्टर अपनी तरफ से सब बेहतर। तो प्रदेश में अरबों रुपए की वक्फ संपत्तियों की स्थिति क्या है और उनके कार्यों की प्रक्रिया किस तरह संचालित की जा रही है, अब इसकी जानकारी सार्वजनिक हो पाएगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध पिरान कलियर शरीफ दरगाह के साथ ही प्रदेश की अरबों रुपए की 2000 से अधिक वक्फ संपत्तियों के बारे में भी सूचना देनी होगी। ये सभी संपत्तियां सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में होगी। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने इस मामले में आदेश पारित कर अपील का निपटारा भी कर दिया है। उन्होंने वक्फ बोर्ड व वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में 6 महीने के भीतर RTI एक्ट के तहत मैनुअल तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस की सरकार है, ऐसे में वक्फ बोर्ड में भी पारदर्शिता होनी चाहिए। सूचना के अधिकार का दायरा बढ़ाने से लोगों के अधिकारों में भी बढ़ोतरी होगी। सूचना आयोग द्वारा एक आदेश पारित किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि वक्फ की तमाम संपत्तियों को RTI के दायरे में लाया जाएगा। एक स्वागत योग्य कदम है और मुझे लगता है कि हम 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चला रहे हैं, तो वो ट्रांसपेरेंसी दिखनी भी चाहिए। वक्फ बोर्ड पहले भी सूचनाओं को देता रहा है, लेकिन जिस तरह से आयोग का निर्णय आया है मुझे लगता है कि इससे ट्रांसपेरेंसी और बढ़ेगी और लोगों को भी अवकाफ के बारे में जानने का मौका मिलेगा और सारे विभागों में पारदर्शिता है। उसके लिए ये जो आयोग की तरफ से दिशा निर्देश आए हम इनका स्वागत करते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं श्रम मंत्री रामेश्वर तेली ने श्री बद्रीनाथ एवं केदारनाथ भगवान के दर्शन किए। केंद्रीय मंत्री सबसे पहले हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंचे। भगवान केदारनाथ के दर्शन पूजन के बाद दोपहर बाद केंद्रीय मंत्री श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे। 3 बजे भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। इस दौरान श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति उपाध्यक्ष किशोर पंवार ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया तथा भगवान
बद्री विश्वाल का प्रसाद भेंट किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के रोड शो से पहले चेन्नई के मशहूर पार्थ सारथी मंदिर में दर्शन किया, जहां उन्होंने, आपको बता दें कि ट्रिप्लिकेन चेन्नई में स्थित भगवान विष्णु के अलौकिक अवतार पार्थ सारथी भगवान के पौराणिक मंदिर में पूजा अर्चना की और समस्त प्रदेशवासियों की उन्नति की कामना की। पार्थ सारथी मंदिर में भगवान विष्णु के 4 अवतार कृष्ण, राम, नरसिंह और भगवान वराह की पूजा होती है। मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है और इसकी वास्तुकला अद्भुत है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां तेज कर दी है। आपको बता दें कि 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित होगा। राजधानी देहरादून के पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। भाजपा का कहना है कि इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी आमंत्रित किया गया है। इसको लेकर तैयारियां चल रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर खासी तैयारियां की जा रही है। राज्य स्थापना के दिवस पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। ऐसे में इस बार की स्थापना दिवस को लेकर खासी तैयारियां की जा रही हैं। राज्य निर्माण दिवस जो है 9 नवंबर को मनाया जाता है, स्थापना दिवस होता है उत्तराखंड का। उस पर बहुत सारे मुख्य अतिथियों को राज्य सरकार बुलाती है। इस बार माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन किया है सरकार ने कि वो आए। निश्चित रूप से राष्ट्रपति जी आएंगे तो उत्तराखंड राज्य के लोगों को बेहतर बल भी मिलेगा और निश्चित रूप से जो विकास है और जिस प्रकार से सरकार ने काम किए हैं उत्तराखंड के विकास के लिए, जिस प्रकार से सरकार निरंतर उत्तराखंड के विकास के लिए काम कर रही है, मैं कह सकता हूं कि राज्य स्थापना दिवस पर तमाम चीज़ें जो हैं और बेहतर हों। और मैं उत्तराखंड राज्य के लोगों को शुभकामनाएं भी देता हूं कि 9 नवंबर का हमारा स्थापना दिवस है। सरकार ने बड़ी प्राथमिकता के आधार पर सभी जिले मुख्यालयों पर कार्यक्रम किए हैं। तमाम जगहों पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शुक्रवार को बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। चमोली जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने जानकारी देते हुए बताया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वायुसेना के विशेष विमान से सुबह करीब 10:30 बजे बद्रीनाथ पहुंचेंगे। इसके बाद बद्रीनाथ मंदिर में पूजा और दर्शन करने के बाद देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे। तो वहीं उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी को लेकर जिलाधिकारी ने तमाम अधिकारियों की बैठक ली, साथ ही सुरक्षा और समस्त व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। तो देखिए, जगदीप धनखड़ शुक्रवार को, यानी कि आपको बता दें कि कल बद्री विश्वाल के दर्शन करने पहुंचेंगे। आपको बता दें कि बाबा बद्रीनाथ के दर्शन के लिए सुबह करीब 10:30 बजे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने विशेष विमान से पहुंचेंगे और बद्रीनाथ धाम में दर्शन, पूजन, अर्चन करेंगे। तो देखिए, तमाम तैयारियां इसको लेकर की जा रही है। जिलाधिकारी ने तैयारियों को लेकर समीक्षा की है, बैठक की है। प्रशासन तमाम तैयारियों में लगातार जुटा हुआ है। तो चलिए, बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम धामी ने 10,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू किए हैं चेन्नई में। आपको बता दें कि धामी ने चेन्नई में उद्योगपतियों से भी मुलाकात की। अब तक करीब 65,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। कल सीएम धामी बेंगलुरु में उद्योगपतियों से अब मिलने वाले हैं। तो देखिए, इन्वेस्टर समिट जो है उत्तराखंड में होने वाला है, इसको लेकर जहां हमने देखा था पहले सीएम धामी विदेशों का दौरा उन्होंने किया था और यहां पर एमओयू उन्होंने साइन किए थे और अब देश में अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं सीएम धामी। आपको बता दें कि चेन्नई पहुंचे सीएम धामी ने 10,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू यहां पर साइन किए। धामी ने चेन्नई में उद्योगपतियों से मुलाकात भी की है और अब तक करीब 65,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं और कल सीएम धामी बेंगलुरु जाएंगे, उद्योगपतियों से मिलेंगे और यहां पे भी एमओयू साइन करेंगे। तो इन्वेस्टर समिट जो है उत्तराखंड में होने वाली है, इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। आपको बता दें कि इसके पहले सीएम धामी विदेशों के दौरे पर पहुंचे थे, उद्योगपतियों से चर्चा की थी, निवेश करने की अपील की थी और एमओयू भी उन्होंने इसके तहत साइन किए थे और अब
सीएम धामी देश के ही अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम धामी चेन्नई पहुंचे, जहां उन्होंने उद्योगपतियों से चर्चा की, निवेश करने के लिए अपील की और अब उन्होंने एमओयू जो है साइन किए हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि चेन्नई में उन्होंने 10,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन किए। धामी ने चेन्नई में उद्योगपतियों से भी मुलाकात की थी और अब तक अगर बात करें तो करीब 65,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। इन्वेस्टर समिट को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है और लगातार चर्चाओं का दौर जो है जारी है। सीएम धामी पहले विदेशों में निवेशकों से उन्होंने चर्चा की और अब देश के ही अलग अलग राज्य पहुंच रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, उद्योगपतियों से चर्चा कर रहे हैं और निवेश की अपील कर रहे हैं। तो देखिए, इसी कड़ी में सीएम धामी चेन्नई पहुंचे थे, उद्योगपतियों से उन्होंने चर्चा की और इस चर्चा के बाद आपको बता दें कि एक बार फिर उन्होंने एमओयू साइन किया। अगर बात हम कर लें चेन्नई की, तो चेन्नई में सीएम धामी ने 10,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन किए हैं। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। विनय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, हम देख पा रहे हैं इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम धामी काफी सजग, पहले विदेशों के दौरे पर और अब देश में ही अलग अलग राज्यों के दौरे में पहुंच रहे हैं, उद्योगपतियों से चर्चा। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन दिसंबर माह में किया जाना है और यहाँ पर अगर बात की जाए सीएम धामी की, तो वो खुद जो है इस दौरान विदेश के बाद में अब जो है दौरे कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जो है वो जा रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के जो है यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं और कितना फायदा जो है इस दौरान यहाँ पर जो युवा है उनको इसका मिलने वाला है। साफ तौर पर देखा जाए तो चेन्नई में आज एक बड़ा रोड शो जो है सीएम धामी ने किया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगड़ा जो है वो भी उनके साथ मौजूद रहे, सतपाल महाराज जो है कैबिनेट मंत्री हैं वो भी इस दौरान मौजूद रहे और वहाँ पर अगर जो बात की जाए एमओयू साइन करने की, तो अब तक का जो टोटल यहाँ पर एमओयू साइन हुआ वो 65,000 करोड़ के जो एमओयू है वो यहाँ पर साइन हो चुके हैं। और आज की अगर बात करें तो आज जिस तरीके से यहाँ पर 10,150 करोड़ के एमओयू हुए हैं, इसी के चलते जो है कल भी एक बड़ा रोड शो जो है बेंगलुरु में होगा, जिसका फायदा जो है यहाँ पर उत्तराखंड सरकार को मिलने वाला है। जी बिल्कुल विनय, कहा जा सकता है कि जिस तरह से लक्ष्य एक निर्धारित किया है निवेशकों के लिए, निवेश करने के लिए उत्तराखंड में, कहीं ना कहीं उस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हुए सीएम धामी नजर आ रहे हैं। चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लाल कुआं में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जमरानी बांध को मंजूरी दे दी गई है। मामले की जानकारी देते हुए लाल कुआं विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जमरानी बांध को मंजूरी दे दी गई है, जिसे प्रधानमंत्री त्वरित सिंचाई योजना में शामिल कर 3 वर्ष में पूरा किया जाएगा। उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद दिया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने एक दूसरे को मिठाइयां भी बांटी। मंत्रिमंडल की कैबिनेट की बैठक में जमरानी बांध को जो है मंजूरी दे दी गई है और इसे प्रधानमंत्री त्वरित सिंचाई योजना में ले लिया गया है। इस योजना में लिए गए कार्यों को 3 वर्ष के अंदर पूरा करना होता है, तो उसमें लेने के लिए और केंद्रीय मंत्रिमंडल की कैबिनेट में इसको पास करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं और उनको धन्यवाद कर रहे हैं। जामरानी डैम जो हमारा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ये उत्तराखंड में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ जोड़कर इसको देखा जाए तो सिंचाई योजनाओं को इससे बढ़ोतरी मिलेगी और सीसीए ने आज इसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के अंतर्गत सम्मिलित करने का निर्णय किया है। इसका सबसे बड़ा लाभ होगा कि कृषि योग्य भूमि जो है उसको सिंचाई योजना से जोड़ने का एक बहुत बड़ा बल मिलने वाला है। 57,065 हेक्टेयर भूमि सिंचाई सुविधा प्राप्त हो जाएगी। 14 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी। हल्द्वानी शहर वो उसके नजदीक के क्षेत्र के लगभग 43 मिलियन क्यूबिक मीटर पीने का पानी भी इससे मिलने वाला है।
खटीमा सुरई वन परिक्षेत्र के जंगल में घास काटने गई बुजुर्ग महिला पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया। इस दौरान विभाग की फॉरेंसिक टीम ने तुरंत शव का निरीक्षण कर फॉरेंसिक सैंपल इकट्ठा किया। इस दौरान एसडीओ संतोष पंत ने बताया कि हमले के खतरे को देखते हुए प्रभावित क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जाएगी। वन विभाग स्थानीय लोगों से निवेदन करता है कि बेवजह जंगल में जाने से बचे। आवश्यक कार्य होने पर ही वन विभाग के लोकल अधिकारियों को सूचना देकर जंगल में प्रवेश करें। कक्ष संख्या 47 बो के निकट एक वृद्ध महिला जो स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र की निवासी बताई जा रही थी, जंगल में आई हुई थी, जिस दौरान बाघ द्वारा उन पर हमला कर दिया गया। वन क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में गठित टीमों द्वारा सघन कॉम्बिंग के उपरांत महिला का शव बरामद किया गया। प्रथम दृष्टया यह बाघ के द्वारा हमला किया जाना ज्ञात हुआ, जिस हेतु सैंपल एकत्रित कर दिए गए हैं और मौके पर प्रभागी वनाधिकारी महोदय के निर्देश पर तत्काल मौके पर फॉरेंसिक टीम और एक्सपर्ट की टीम को भेजा गया ताकि घटना संबंधित और साक्ष्य जुटाए। प्रदेश में लगातार जनता की आवाज उठा रहे स्वराज सेवा दल धरना प्रदर्शन करने कलेक्ट्रेट भवन पहुंचे और एसडीएम सदर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने की बात कही। इस दौरान स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने बताया कि जनपद में अधिकारी अपनी कार्यशैली नहीं सुधार रहे हैं, इसके चलते जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। इसीलिए जनता की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। गरीब है वह दिन पर दिन गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वह दिन पर दिन अमीर होता जा रहा है। उद्योगपतियों की सरकार है। उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन के माध्यम से, कई बार टेलीफोनों के माध्यम से यहाँ पर हाकम का पर्दाफाश किया। जो अवैध खनन हो रहा है, जो उससे हमारे राजस्व का नुकसान हो रहा है, इन तमाम बिंदुओं पर अवगत कराया। इन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। उन क्रेशरों पर माल कहाँ से आ रहा है जब सारे पट्टे बंद हैं? तो उसके अलावा हमारे स्थानीय लोगों को हरियाणा मूल के निवासियों ने पीट दिया और इन्होंने एक बार भी ये जांच करना उचित नहीं समझा कि वो हरियाणा वाले यहाँ कौन थे, क्या करने आए थे, कहीं किसी अन्य हत्याओं में तो वो संलिप्त नहीं है। उनके पास इतना बड़ा जिगरा कैसे आ गया जो स्थानीय लोगों को पीट रहे हैं? ये क्या कानून व्यवस्था है? इन तमाम चीज़ों के विरोध के लिए आज हमने उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पर धरना दिया है। अभी हम उप जिलाधिकारी महोदय से बात करेंगे और अगर तमाम चीज़ें आज पूरी नहीं की गई तो आज से अभी से यहाँ पर धरना चालू हो जाएगा। यहाँ की मांगे ये हैं, सरकारी जमीन पे शराब का ठेका चल रहा है, कम से कम सालों से उसको रोका जा रहा है, आज तक हटा नहीं। शिक्षा का मामला है, फर्जी प्रधान बने घूम रहे हैं, वो तो आपको पता ही होगा। ये सारी जांचों के लिए 2 से 3 महीने से, जब से ये आए हैं तब से भी, इनसे पहले से भी चल रही है कार्रवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जनता रोज आ रही है, कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, कभी रोज धक्के पे धक्का खा रहे हैं लोग, लेकिन काम नहीं हो रहा है। लगातार चलता रहेगा अनशन, हटने वाले नहीं है। मांगे नहीं पूरी होगी तो यहीं बैठेंगे। चूल्हा उल्हा लेके आए हम लोग, सारी व्यवस्था यहीं है, यहीं खाएंगे और आप भी यहीं रहना, भोजन यहीं फ्री है। दल के माध्यम से बहुत सारी शिकायतों के बारे में अवगत कराया गया। जैसे कहीं पे रास्ता बंद करने की समस्या थी, कहीं पानी भरने की समस्या थी, एक प्रधान के दस्तावेजों की जांच को लेके था प्रकरण, अवैध खनन के संबंध में था, एक सरकारी जगह में ठेके को लेकर था। तो तरह तरह की समस्याओं के बारे में हमने उनको अवगत कराया कि किसमें क्या कार्रवाई चल रही है या क्या कार्रवाई की जाएगी। तरह तरह की शिकायतों के संबंध में अलग अलग समय बताया गया। जैसे किसी चीज़ में हमें ज़्यादा समय की आवश्यकता है तो उनको आराम से समझाया, अवगत कराया कि इसमें 2-3 हफ्ते, 1 महीना भी लग सकता है। कुछ समस्याएं हमारी 2-3 दिन के लायक थी तो उनके बारे में बताया कि इसके निराकरण हम 2 दिन में कर लेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी जहां चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है तो वहीं बीजेपी इसकी चुटकी भी ले रही है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि कांग्रेस पार्टी अलग अलग गुटों में बटी हुई है और कांग्रेस पार्टी के जो घटक दल हैं उनमें आपस में तालमेल ही नहीं है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ेगी यह जग जाहिर है, क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस बार भी कहीं नजर नहीं आ रही है। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।